बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे घर जाते हुए काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि आज दुकान पर काम ज़्यादा था। मेरी पिज़्ज़ा और बर्गर की दुकान थी जहां मैं लजीज पिज़्ज़े, दही बड़े और बर्गर बनाती थी। मेरी दुकान सड़क से थोड़ा दूर थी। उस रास्ते से वो लोग गुजरते थे जिन्होंने मोटरवे के जरिए दूसरे शहर जाना होता था। यानी मेरी दुकान मोटरवे के नज़दीक ही थी। ये इलाका भी सुनसान था। मैंने अपने साथ काम के लिए 2 मेल और 2 फीमेल वर्कर्स रखी हुई थी। हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था। आज मुझे काफी देर हो गई थी। बाकी सब तो चले गए थे लेकिन मैं अकेली रह गई थी क्योंकि एक बूढ़ी औरत मेरी दुकान पर बर्गर की फरमाइश करने आ गई थी। इसलिए मैंने उसके लिए एक बर्गर बनाया और उसे पेश किया। मैंने बड़ी सी खिड़की के जरिए उसे बाहर बर्गर पकड़ा दिया। वो बर्गर पकड़े अपना चेहरा झुकाए खाती जा रही थी। जब उसने बर्गर खत्म किया तो मेरी तरफ देखा। बेसाख्ता उसे देखकर मैं डर गई थी। उसकी आंखें गहरी सब्ज थीं। उन आंखों में बड़ी वहशत और हौलनाकी थी। कितने पैसे हुए? उसने मुझसे पूछा। उसकी आवाज भारी थी और उसमें मर्दाना आवाज का इम्तिजाज था। मैंने मजबूत रहते हुए उसे 100 रुपए कहा। मैं बर्गर के 100 रुपए लेती थी और 100 रुपए में काफी बड़ा बर्गर बना कर देती थी। उसने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और खिड़की पर रख कर वहां से चली गई। सामने दरख्तों की भरमार थी जिसके अंदर ही कहीं वो गायब हो गई। जब मैंने वो 100 रुपए का नोट देखा तो मैं दंग रह गई। ये 100 रुपए का नोट 2020 का तो नहीं लग रहा था, बल्कि ये तो काफी साल पुराना लग रहा था। मुझे परेशानी ने आन घेरा था। वो कोई औरत थी या औरत के रूप में आसेब थी, या फिर वो कोई पागल औरत थी। मैं तो डर गई और सोचा अब बस जल्दी जल्दी घर के लिए निकलती हूं। मैंने दुकान का सामान समेटा, बत्तियां बुझाई, शटर नीचे किया, ताला लगाया और घर की तरफ निकल पड़ी। घर कदरे दूर था और मुझे पैदल जाना था। 12 तो बज ही चुके थे। मैं अकेली चलती जा रही थी। दूर कहीं गाड़ियां और बस वगैरह गुजरने की आवाजें आ रही थी। मैं चलती जा रही थी जब अचानक मुझे अपने साथ किसी शख्स का वजूद महसूस हुआ। आसपास लाइट्स की वजह से थोड़ी रोशनी थी। जब मैंने अपने पहलू में देखा तो कोई लड़की थी। जब मजीद गौर किया तो मालूम हुआ वो तो पलवशा थी, मेरी दोस्त। उसने भी मेरी जानिब देखा और हैरान होकर कहने लगी, जायशा तुम आज भी इतनी रात को घर जा रही हो? मेरी सांस में सांस आई क्योंकि मुझे अब मेरी दोस्त मिल चुकी थी। उसका घर मेरे घर के करीब ही था। अब मुझे इस बात का सहारा था कि मेरे साथ मेरी दोस्त है और मैं तन्हा नहीं हूं जो घर जा रही हूं। वैसे भी इलाका बड़ा सुनसान था। पलवशा से मैं पूछने लगी, तुम शारजा से वापस मुझे बताए बगैर कैसे आ गई? तुमने तो सितंबर में आना था। बस यही बातें करते करते घर आ गया। मैं अपने घर चली गई जबकि वो आगे चली गई। मैंने उसे अपने घर आने की दावत दी थी मगर उसने इनकार कर दिया और चली गई। मैं घर आई तो मेरी मामा ने मुझे चाय बना दी। आज खाना तो मैंने दुकान पर ही खा लिया था। इसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई। फोन वाईफाई से कनेक्ट किया तो मालूम हुआ 10 मिनट पहले पलवशा की व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आ रही थी। मैंने वीडियो कॉल दोबारा की तो पलवशा ने उठा ली। उसे देखकर मैं तो हैरान रह गई। पलवशा किसी रेस्टोरेंट में थी। मैंने उससे कहा, तुम घर जाने की बजाय इतनी रात को रेस्टोरेंट चली गई हो? वो कहने लगी, बस भाई की बर्थडे शारजा के अच्छे से रेस्टोरेंट में मनाने का दिल किया, इसलिए हम सब यहाँ आ गए। पलवशा की बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम शारजा हो? मजाक कर रही हो ना? मैं जानती हूं तुम पाकिस्तान हो। ये सुनकर उसे मेरी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। वो कहने लगी, मैंने तुम्हें बताया तो था मैं अगले महीने पाकिस्तान आ रही हूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं पलवशा से बार बार कहे जा रही थी, मैं जानती हूं तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। वो भी मेरे रवैये पर दंग रह गई थी। सो मुझे यकीन दिलाने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई और वीडियो कॉल के जरिए ही आसपास की चीजें दिखाने लगी। बिलाशुबा वो उस वक्त शारजा में ही थी। मुझे यकीन आ चुका था। उसके खानदान वाले भी दुबई ही थे। डरते हुए मैंने फोन बंद कर दिया। ये सब क्या हो रहा था? अगर पलवशा यूएई के शहर शारजा में थी तो वो कौन थी जो मुझे घर तक छोड़ कर गई थी और रास्ते में पलवशा बनकर मुझसे बातें कर रही थी?
उसका चेहरा, बातें और आवाज सब कुछ पलवशा जैसा ही तो था। डर के मारे मेरी रूह फना हो गई। मुझे डर से पसीने आने लगे। ये कुछ साल पहले की बात थी जब मेरे अब्बू की डेथ हो गई। हम लाहौर रहते थे। अल्लाह का शुक्र था हमारा अपना जाती 5 मरले का मकान था। अब्बू के जाते ही हमारी जिंदगी का निजाम दरहम बरहम हो गया। अब्बू ही हमारे लिए जरिया मुआश थे। सो उनके जाते ही हमारे मुआशी हालात यकदम पस्तियों की गहराइयों में जा गिरे। हमारे पास खाने और पीने के लिए कपड़ों की कमी हो गई। मेरी उम्र तब 22 साल थी। अम्मी ने सोचा क्यों ना सेकंड और थर्ड फ्लोर किराए पर दे दिया जाए। यूं हमने 10-10 हज़ार किराया मुकर्रर किया और दोनों पोर्शन किराए पर दे दिए। 2-3 माह तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर किराएदारों ने तंग करना शुरू कर दिया। मर्द का सहारा हमें नहीं था। इस बात से फायदा उठाते हुए किराएदारों ने किराया देने में कंजूसी कर दी। फिर उसके बाद हमने दूसरे किराएदार रखे, लेकिन वो लोग भी अच्छे न थे। हर वक्त हमसे कुछ ना कुछ मांगते रहते थे और अपनी गरीबी का रोना रोते थे। लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो गरीब नहीं थे, सिर्फ इस घर पर कब्जा करने के लिए झूठ बोलते थे। कुछ अरसा यही चलता रहा और फिर हमने किराएदार ना रखने का फैसला किया। घर के हालात ठीक नहीं थे। सो मैंने सोचा मैं एक दुकान खोल लेती हूँ जिसमें खाने पीने की अशिया होंगी। इसी तरह मैंने थोड़ा दूर एक दुकान खरीद ली। ये दुकान मुझे मेरे चचा ने खरीद कर दी थी, क्योंकि उनके बकौल उन्होंने अब्बू से काफ़ी कर्जा लिया था और अब चूंकि अब्बू फौत हो गए थे, इसलिए उन्होंने वो कर्जा वापस करने का सोचा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे दुकान खरीद दें। यूं उन्होंने मुझे दुकान खरीद दी, जिसे मैंने रेनोवेशन के बाद बहुत खूबसूरत बना लिया था। फिर मैंने पिज़्ज़ा, बर्गर और दही बड़े वगैरह लगाने शुरू किए। अल्लाह का शुक्र था कमाई बहुत अच्छी हो रही थी और पैसा धड़ा धड़ा रहा था। अम्मी की दुआओं से अल्लाह ताला मुझे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे रहा था। अब चूंकि गर्मियां थीं, इसलिए मुझे रात को आते हुए काफ़ी देर हो जाती थी। अक्सर ममा मुझे कहती थीं, जायशा देर से मत आया करो, इतनी रात तुम्हारा घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। मैं पूरी कोशिश करती थी घर जल्दी आ सकूं, लेकिन कोशिश के बावजूद मैं कामयाब ना हो पाती, क्योंकि रश काफ़ी हो जाता था। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ था, उसने मेरे दिल में डर पैदा कर दिया था और मैं सोचने लगी थी, मुझे अब वाकई घर जल्दी आ जाना चाहिए। मैं बिस्तर पर लेट गई और फिर सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन मैं उठी और फिर कल रात वाले हौलनाक सानहे को भुला बैठी। मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी कुछ याद नहीं रहा था। सारा दिन मैं मसरूफ रही, फिर शाम होते ही घर से निकल गई। आज भी हमेशा की तरह कस्टमर्स आते ही जा रहे थे। मुझे सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। इसी तरह कब 11 बजे पता ही नहीं चला। मेरे वर्कर्स घर जाने की तैयारी कर रहे थे और मैं भी यही सोच रही थी, उनके साथ ही निकल जाती हूँ। इतने में एक बूढ़ा आदमी आ गया और खिड़की के बाहर खड़ा हो गया। मैंने उससे पूछा, जी आपको क्या चाहिए? वो मुझे बदस्तूर घूर रहा था। मैंने उससे दोबारा पूछा, आपको क्या चाहिए? अब की बार वो खौफनाक सी आवाज में बोला, तुम अच्छा नहीं कर रही जायशा, तुम अच्छा नहीं कर रही। उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, घर चली जाओ। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया, जबकि मैं हक्का बक्का उसे जाता देखती रही। मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। वो बूढ़ा कौन था और मुझे वो सब क्यों कहकर गया था? मैं काफी देर वहां साकित और जामिद खड़ी रही। मेरी वर्कर सारा ने आकर मुझे होश दिलाया था। मैंने खोए हुए लहजे में उन्हें दुकान बंद करने को कहा और फिर हम सब घर के लिए निकल पड़े। आज मैं घर पहले से जल्दी आ गई थी। अम्मी मुझे देखकर बोली, शुक्र है तुम जल्दी आ गई हो। मैं बस मुस्कुरा दी। मैं काफी खामोश खामोश थी। मामा ने भी बात नोट कर ली। वो मुझे कहने लगी, इतनी खामोश खामोश क्यों हो जायशा, क्या थक गई हो? उनकी बात सुनकर मैंने एजाब में सर हिला दिया। मैं उनको सच्चाई तो बता नहीं सकती थी। वो कहने लगी कि एतवार है, छुट्टी कर लो। मैंने उनके ख्याल से इत्तेफाक किया और कल छुट्टी का प्लान बना लिया। मैं सोच रही थी कल के दिन आराम करूंगी तो बेहतर महसूस करूंगी। वैसे भी पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। पहले वो अजीब बूढ़ी औरत, फिर पलवशा की शक्ल में कोई लड़की और आज वो अजीब बूढ़ा आदमी। क्या यह सब नॉर्मल था? नहीं, मुझे तो कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि अपनी हालत किसी से भी शेयर नहीं कर सकती थी। मामा से तो बिल्कुल नहीं।
उसकी वजह तो ये थी कि अगर मैं उन्हें इस बारे में बता देती तो वो मुझे दुकान पर जाने ना देती और घर बिठा लेती। बड़ी मुश्किल और मेहनत से मैंने अपना कारोबार शुरू किया था। मैं नहीं चाहती थी सब कुछ खराब हो, इसलिए मैंने खामोश रहने में ही आफियत जानी थी। मामा ने मुझे खाना दिया और मैंने खामोशी से खा लिया। मामा को खाला का फोन आ गया, सो वो उनसे बातें करने में मसरूफ हो गई, जबकि मैं अपने कमरे में चली गई। नाइट बल्ब ऑन करके मैं बेड पर लेट गई। पंखा फुल स्पीड पर चल रहा था। मैं इतना थक गई थी कि लेटते ही सो गई। सोते वक्त मेरे ख्वाब में वही तीन मनाजिर घूमने लगे। सबसे पहले वो बूढ़ी औरत, फिर पलवशा, और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी। मैं डर कर उठ गई। मैंने घड़ी में वक्त देखा। अभी मुझे सोए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी। बामुश्किल आधा घंटा गुजरा था। मुझे अब तन्हा डर लग रहा था। मैंने सोचा मामा के कमरे में उनके साथ जाकर सो जाती हूँ। यूं मैं उठी और मामा के कमरे में आकर लेट गई। वो अभी खाला से बातें ही कर रही थी। मैं आंखें मूंद कर सो गई। एतवार को घर पर आराम करने की वजह से मेरी तबीयत काफी बेहतर हो गई थी। मैंने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया था कि आज दुकान बंद रहेगी। दोपहर को मामा कहने लगी, मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ सामान खत्म हो गया है, मुझे वो लेना है। मैंने कहा, मामा मुझे भी ले जाएं, इस बहाने मेरी वॉक हो जाएगी। मैं तैयार हो गई और फिर थोड़ी देर में हम दोनों घर को ताला लगा कर निकल पड़े। मार्केट थोड़ी दूर थी। हम पैदल ही चल रहे थे। उसके बाद हम डिपार्टमेंटल स्टोर में आ गए। वहां से अम्मी ने चीजें खरीदी और बिल अदा करने के बाद हम वहां से निकल गए। मामा अब मुख्तलिफ दुकानों पर जाकर विंडो शॉपिंग कर रही थी। उसके बाद मामा को भूख लग गई तो दही बड़े वाली दुकान पर जाकर हम दही बड़े खाने लगे। मैंने उसका जायका महसूस करते हुए मामा को बताया, इससे अच्छे दही बड़े तो मैं बनाती हूँ। मामा हंस दी थी। वो भी मेरी बात से मुत्तफिक थी। उन्होंने मेरी तारीफ की। वाकई जायशा, तुम्हारे हाथों में बहुत जायका है। मामा की मेरे लिए तारीफ मेरे लिए किसी शहद से कम नहीं थी, जिसका जायका मेरी रगो जां में घुलता जा रहा था। खाते खाते बेसाख्ता मेरी निगाह सामने एक टेबल पर पड़ी। वहां पर वही बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी बैठा था। वो दोनों कुछ खा भी नहीं रहे थे, बल्कि मेरी जानिब गुस्से की निगाह से देख रहे थे। मैं उस वक्त रेड कलर की तंग शर्ट और जीन्स में मलबूस थी। मेरे बाल खुले हुए थे। मैं ऐसा ही लिबास पहनती थी। मैं नहीं जानती थी वो दोनों मुझे शोला बरसाती निगाहों से क्यों देख रहे थे। मैं अब डरने लगी थी। क्या हो गया जायशा, चेहरे पर परेशानी क्यों? मामा ने मेरे चेहरे के तासुरात और जर्द पड़ती रंगत देखकर तफक्कुर से पूछा। वो पूछने लगी, क्या तुमने मिर्चें ज्यादा डाल ली हैं? मैंने नफी में सर हिलाया और थोड़ा आगे को झुककर राजदाराना अंदाज में मामा से कहा, जो सामने वाले टेबल पर बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी बैठे हैं वो बहुत अजीब हैं, आप देखें जरा उनको। मेरे कहने पर मामा ने पीछे को देखा, फिर पूछने लगी, कहाँ है वो? जब मैंने उन्हें इशारा किया तो पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी और औरत सेकंड्स में वहां से गायब हो गए थे। टेबल अब खाली था, हालांकि मैंने उन्हें जाते हुए देखा नहीं था। मैंने मामा से कहा, शायद वो चले गए हैं। खैर, हम इधर उधर की बातें करने लगे। जब मेरी नजर दोबारा उस टेबल पर पड़ी तो वही दोनों मुझे तैश के आलम में मुझे घूरते हुए नजर आए। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा खाना पीना मुश्किल हो गया। मैंने बामुश्किल दही भले खाए और फिर मामा से कहा, चलें अब चलते हैं। मेरा दिल इस वक्त किसी नाजुक चिड़िया की तरह जोर जोर से फड़फड़ा रहा था, जो किसी शिकारी के शिकंजे में फंस जाती है। मैं घर आ गई तो उन दोनों के बारे में सोचती रही। वो दोनों कौन थे? मुझे कैसे जानते थे? और मुझसे क्या चाहते थे? आज रात में सोने के लिए लेटी तो दोबारा से उन बूढ़ा बूढ़ी का खौफनाक चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। मैं डर चुकी थी। अपने कमरे से ही मुझे वहशत होने लगी थी। यूं लग रहा था जैसे वो पुरस्रार सा बूढ़ा आदमी और खौफनाक सी बूढ़ी औरत मेरे कमरे में ही मेरे आस पास हैं और अंगारा बरसाती हुई निगाहों से मुझे देख नहीं बल्कि घूर रहे हैं। ये सब सोचते ही मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझ पर आज से पहले ऐसी खौफनाक कैफियत कभी तारी नहीं हुई थी। मैं बहादुर थी, लेकिन पता नहीं अचानक मुझे क्या हो गया था। उस वक्त काफी रात हो गई थी। ममा सो चुकी थी।
मैं उठकर उनके कमरे में गई और उनके साथ बेड पर लेट कर सो गई। ये रात पुरसुकून तरीके से गुजर गई। मुझे कोई खौफनाक ख्वाब नहीं आया था। सुबह ममा मुझसे पूछने लगी, तुम मेरे साथ आकर लेट गई थी, रात को डर लग रहा था क्या? ममा के पूछने पर मैंने उनसे झूठ बोलते हुए कहा, नहीं तो बस दिल किया कि आपके साथ सो जाऊं। उन्हें सच्चाई मैंने इसलिए नहीं बताई थी ताकि वो परेशान ना हो जाएं, और परेशान होने के बाद उन्होंने मुझे दुकान पर जाने से मना कर देना था, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं बताया था। आज मैंने छोटी आस्तीनों वाली कमीज पहनी थी जो घुटनों तक थी। उसके साथ तंग पजामा था। बालों का मैंने जूड़ा बना लिया था। छोटी आस्तीनें होने की वजह से मेरे बाजू भी नजर आ रहे थे, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि मुझे ऐसा ही लिबास पसंद था। काम करते करते रात हो गई। 10 बजे साजिद मेरे पास आया और मुझसे जल्दी छुट्टी मांगने लगा। जल्दी छुट्टी क्यों चाहिए, सब खैरियत है? मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा, आज उसने अपने दोस्त के घर जरूरी काम से जाना है, सो मैंने उसे छुट्टी दे दी, वो जा चुका था। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी जब वो वापस आ गया। अरे तुम वापस क्यों आ गए, मैंने उससे पूछा। मुझे लगा वो गया ही नहीं है। वो कहने लगा, मैम मेरे दोस्त का रास्ते में फोन आ गया था, वो कह रहा था इस वीकेंड मिलने का प्रोग्राम बना लेते हैं, सो आज का गेट टुगेदर कैंसिल हो गया। उसने बताया। वो काम करना शुरू कर चुका था। आज सारा तो छुट्टी पर थी। फायजा 11 बजे से पहले घर के लिए निकल गई थी। शहीर भी चला गया था, मगर साजिद मेरे साथ था। इतने में किसी फैमिली का दुकान के करीब से गुजर हुआ। गाड़ी में से एक आदमी उतरा और उसने 5 बर्गर का ऑर्डर दिया। उसके बर्गर तैयार करके मैंने उसे दिए और फिर पेमेंट करके वो चला गया। लोग आते जाते रहे थे। मैंने साजिद से कहा, तुम घर चले जाओ, लेकिन वो कहने लगा, जायशा मैम आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूं, जब आप जाएंगी तो मैं भी चला जाऊंगा, अभी ऑर्डर्स लेते हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। यूं काम करते करते 12 बज गए। मैंने मामा को फोन कर दिया था, आज थोड़ी देर हो जाएगी। फोन बंद किए मुझे 2-3 मिनट ही हुए थे कि मेरा सर दर्द होने लगा। मेरा बीपी लो हो गया। मैंने साजिद से कहा, मुझे पानी देना। उसने किचन में जाकर पानी का गिलास भरा और मुझे दिया। पानी का रंग शफाफ नहीं था, जाने कैसा पानी था, लेकिन उस वक्त प्यास शदीद थी, इसलिए मैंने पानी पी लिया। मैं स्टूल पर बैठ गई थी। पर्स से मैंने गैस्ट्रो टैबलेट निकाली। उसको चूस कर खाने के बाद मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया था, मगर मुझे अचानक से नींद आने लगी। मेरी आंखें बंद हो रही थी। आसपास क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जायशा मैम, साजिद ने मुझे पुकारा, लेकिन मैंने ना उसे जवाब दिया और ना उसकी जानिब देखा। वो मुझे कहने लगा, आइए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ये कहकर वो मुझे दुकान से बाहर ले आया। मैं उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसने शटर बंद किया और ताला लगाने के बाद चाबी मेरे पर्स में डाल दी और पर्स मुझे पकड़ा दिया। आगे बढ़कर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त मजबूत थी। मैं तो अपने हवास में ही नहीं थी, इसलिए उससे सवाल ही ना कर पाई कि क्यों उसने मेरा हाथ पकड़ा है। वो मुझे लेकर चलता जा रहा था, लेकिन जिस रास्ते पर वो जा रहा था वो रास्ता मेरे घर का तो नहीं था, बल्कि वो मुझे किसी और रास्ते ले जा रहा था। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत ना थी कि मैं उससे सवाल करती, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी जब दरख्तों की वादियां शुरू हुईं। हर जगह दरख्त ही दरख्त थे। वो मुझे उस जंगल नुमा वादी के बीचों बीच ले गया। दूर कहीं खेत शुरू हो जाते थे। इससे थोड़ा आगे जाकर ट्रेन की पटड़ियां थीं, जहां से ट्रेन गुजरती थी। उसके आगे जाकर ईंटों की फैक्ट्री थी जहां ईंटें बनती थीं। खैर, वो मुझे एक अजीब सी हवेली के करीब ले आया। उसके बाद उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। रात गहरी होती जा रही थी। साजिद ना जाने कहाँ चला गया था। दूर दूर तक उसका नामो निशान न था। मैं कितनी ही देर उस हवेली के बाहर खड़ी रही। वो हवेली सुर्ख रंग की थी। इतनी रात को चांद की रोशनी में उसका रंग चमक रहा था। उसके रंग से यूं लग रहा था ये हवेली आग से बनी है। होश की दुनिया में मैं तब आई जब मेरे शाने पर टंगे पर्स में मौजूद मेरा फोन बजा। काफी देर फोन बजता रहा, फिर अचानक मैं होश में आई। होश में आते ही मैं जमीन पर गिर गई। फोन दोबारा बजना शुरू हो चुका था। अब मैं मुकम्मल हवासों में आ चुकी थी। ममा, मैंने ममा को पुकारा और पर्स से फोन निकाला। कॉल ममा की आ रही थी। मैंने कॉल उठाई तो वो परेशान थी। वो कहने लगी, जायशा रात का 1 बज चुका है, कब आओगी तुम वापस?
तुम्हारे इंतजार में मैं अब तक जाग रही हूं। ममा की बात सुनकर मैं कांपते हुए बोली, बस आ रही हूं ममा। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया और पर्स में रख लिया। मैं खड़ी हो चुकी थी और हैरत से यहां वहां देख रही थी। ये मैं कौन सी जगह आ गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे यहां साजिद क्यों लेकर आया था? मैंने वापस जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। रास्ता ढूंढते ढूंढते मेरा पांव झाड़ियों में आ गया। मैं एक बार फिर नीचे गिर चुकी थी। मेरे कपड़े भी मिट्टी से भर गए थे। बड़ी मुश्किल से बचते बचाते मैंने रास्ता ढूंढा और फिर घर की तरफ दौड़ लगा दी। जब मैं घर पहुंची तो मेरी बिखरी हालत देखकर ममा परेशान हो गईं। ये सब क्या है, तुम ठीक तो हो? उन्होंने पूछा तो मैंने उनसे कहा, ममा रास्ते में बस पांव फिसल गया था, इसलिए गिर गई थी। ये सुनकर ममा को बहुत गुस्सा आया। वो मुझे कहने लगी, अगर कल तुम 11 बजे वापस ना आई तो मैं तुम्हें दुकान पर जाने ही नहीं दूंगी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मेरे सर में भी बड़ा दर्द था। मैं पैनाडोल की गोली खाकर सो गई थी। मुझे ख्वाब में बार बार वो हवेली नजर आ रही थी, वो खौफनाक लाल हवेली। अगले दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मामा ने जबरदस्ती छुट्टी करवा ली। उन्होंने सारा दिन मुझे आराम करवाया था। वो मुझे देखकर बहुत परेशान हो गई थी। मेरे पास आकर वो कहने लगी, जायशा तुम ये काम छोड़ दो, हम कुछ और कर लेंगे जिससे आमदन आ जाएगी। लेकिन मैंने इनकार कर दिया और अटल लहजे में कहा, मामा आप आइंदा ये सब मत कहिएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूं। इतना अच्छा काम चल रहा है, इतनी अच्छी कमाई और कारोबार पर मैं लात नहीं मार सकती। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई। वो जानती थी मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूं, इसलिए उन्होंने मुझे दोबारा दुकान छोड़ने का नहीं कहा। तबीयत मेरी बेहतर थी, इसलिए मैं कल शाम को दुकान पर चली गई। सबसे पहले साजिद दुकान पर आता था। ये दुकान 5 मरला थी। एक कमरा था जहां खिड़की थी, यहां से ऑर्डर लिए जाते थे। इसी कमरे से अटैच एक वसी किचन था जहां खाना तैयार होता था। उसके बाद एक हॉल था जो उन लोगों के लिए था जो यहां बैठकर खाना खाते थे। ये दुकान बहुत खूबसूरत थी। खैर मैंने साजिद को जो ही देखा मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, रात को 12 बजे के बाद तुम मुझे उस गलत रास्ते पर क्यों लेकर गए थे और तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? मैंने बरहमी से पूछा। मेरा तो इरादा था उसे यहां से निकाल ही दूंगी। मुझे सब याद था। कल रात साजिद ने मेरा हाथ भी पकड़ा था और मुझे उस खौफनाक सी जगह पर छोड़कर कहीं चला गया था। मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गया और कहने लगा, ये आप क्या कह रही हैं मैम? मैं तो कल 10 बजे घर चला गया था। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर मजीद तैश आया। मैं जानती थी वो झूठ बोल रहा है, इसलिए मैंने उससे कहा, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे और अपनी गलती तस्लीम नहीं करोगे तुम नौकरी नहीं कर सकते। मैं आज ही तुम्हें यहां से निकालती हूं। ये सुनकर उसके होश उड़ गए। वो कस्में खाकर मुझे यकीन दिलाने लगा। मैं कल 10 बजे वाकई घर चला गया था। उसके बाद मैं यहां वापस नहीं आया और ना मैंने आपसे मुलाकात की। थोड़ी देर में सारा फायजा भी आ गई और शहीर भी। मैंने उनसे पूछा, क्या कल 10:15 बजे साजिद वापस नहीं आ गया था? ये सुनकर वो हैरान हुए और कहा, नहीं मैम, साजिद तो 10 बजे चला गया था और उसके बाद वापस नहीं आया। उनकी बातें सुनकर मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं कमरे में आ गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है। अचानक मैंने खिड़की के बाहर देखा तो सामने दरख्त के पास साजिद खड़ा नजर आया। मैं चौंक कर उसे देखने लगी। देखते ही देखते वो उसी खौफनाक बूढ़े आदमी की शक्ल में आ गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं भागकर किचन में आई और देखा साजिद वहीं खड़ा था। अगर साजिद ये था तो उसका मतलब था कल रात में वो बूढ़ा आदमी साजिद के रूप में वापस आ गया था। मेरी रूह लरस गई। मुझे शर्मिंदगी ने आ घेरा। मैंने साजिद से कहा, तुम ठीक कह रहे थे, मुझे गलत फहमी हुई थी, कल रात तुम वापस नहीं आए थे। ये सुनकर वो कहने लगा, कोई बात नहीं मैम, मुझे बुरा नहीं लगा। खैर मुझे इस बात पर यकीन आ चुका था कि कोई आसेब मेरे ऊपर हावी हो गया है। साथ ही इस बात पर भी यकीन आ गया कि वो बूढ़ा आदमी आसेब है, वो कोई इंसान नहीं है। जैसे ही 9 बजे खिड़की के बाहर वो औरत आ खड़ी हुई, वही खौफनाक बूढ़ी औरत। मैंने उसे देखा और मैं एक बार फिर डर गई। तुम दोनों कौन हो? क्यों मेरा पीछा करते हो? मैंने हिम्मत करते हुए उस औरत से पूछा। वो डरावनी आवाज के साथ बोली, अगर सच्चाई जानना चाहती हो तो उसी लाल हवेली रात के वक्त आ जाना। इतना कहकर वो वहां से हट गई।
मैं हैरान थी। यानी मुझे असलियत तब मालूम पड़ती जब मैं उस खौफनाक सी हवेली में जाती, वो भी तन्हा। ऐसा तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। मैंने फैसला कर लिया था, मैं नहीं जाऊंगी। आज जल्दी काम खत्म हुआ तो मैं 10:30 बजे ही घर आ गई। मैंने मामा को सरप्राइज देना चाहा था कि आज जल्दी घर आ गई हूं। यूं मैं चाबी से लॉक खोलकर घर दाखिल हुई। मैं जब लाउंज में आई तो मेरे कानों से मामा की आवाज टकराई। मामा फोन पे इतनी मगन थीं कि उन्हें पता ही नहीं चला मैं आ गई हूं। मेरी जानिब उनकी पुश्त थी। वो हिना खाला से बात कर रही थी। वो कह रही थी, बस क्या बताऊं हिना, मैं तो हर वक्त जायशा की वजह से परेशान रहती हूँ कि कहीं वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। आमिर साहब ने कहा था जब वो 25 साल की हो जाएगी तो उसके लिए वो जिन्नात मुसीबत खड़ी कर देंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक सब ठीक है। एक आमिल ने तो ये तक कह दिया था वो दोनों जिन्नात भी मर गए हैं, इसलिए हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। बस अल्लाह करे वो जिन्नात मर ही गए हों। ममा की बातें मेरा दिल दहला गईं। वो किन जिन्नात की बातें कर रही थी? कहीं उन जिन्नात की तो नहीं जो बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत के रूप में आता था, या फिर वो दोनों जिन्नात ही थे? ममा ने फोन बंद किया और मुझे पीछे खड़ा पाकर हैरान हो गईं। ममा, आप हिना खाला से क्या बात कर रही थी? प्लीज मुझे पूरा सच बताएं। आधा सच तो मैं सुन ही चुकी हूं। मुझसे कुछ मत छुपाइएगा, आपको मेरी कसम। मैंने उनसे कहा। मैं उनके सामने बैठ गई थी। वो कहने लगी, पहले तुम हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो, फिर बताती हूँ। खैर मैंने उनकी बात मान ली थी। हाथ मुंह धोकर मैं ममा के कमरे में आकर बैठ गई। खाना खाने के बाद मैंने ममा से कहा, अब मुझे सच्चाई बताएं। यूं उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ी और फिर मुझे बताना शुरू किया। ये 19 साल पहले की बात थी। मैं सिर्फ 5 साल की थी। एक दिन मैं सहन में खेल रही थी जब एक काली बिल्ली मेरे पास आ गई और मुझ पर हमला करने लगी। पापा वहीं करीब बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उसके हमले से मुझे बचाने के लिए उन्होंने मुझे उठाया और जोर से बिल्ली को लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। उनका इरादा उस बिल्ली को सिर्फ मुझसे दूर करने और डराने का था, लेकिन वो बिल्ली दूर उसी जगह जाकर गिरी जहां औजार वगैरह पड़े थे। अब्बू की गाड़ियां और बाइक्स के औजार की दुकान थी। उन्होंने पुराने औजार लान में रखे हुए थे। वो बिल्ली उन औजारों में जा गिरी जहां उसका सर एक नुकीली चीज से टकराया और वो मौका पर ही मर गई। हम नहीं जानते थे वो बिल्ली बिल्ली नहीं बल्कि एक जिनजादी थी। उसके बाद उसके जिन्नात माँ बाप हमें परेशान करने लगे। उन्होंने हमें तंग करना शुरू कर दिया। वो हमें बहुत डराते थे। कभी कभी तुम पर और मुझ पर और तुम्हारे पापा पर तशद्दुद भी करते थे। इस तरह हमने आमिल साहब से राब्ता किया और उन्हें सब कुछ बताया। हम जिन्नात को समझा चुके थे कि गलती हमारी नहीं थी। हमारा इरादा उसे मारने का नहीं था, मगर वो जिन्नात तैश में थे। वो हमें किसी सूरत माफ नहीं करना चाहते थे। आमिल साहब की कोशिशों से वो हमारी जिंदगी से दूर चले गए थे, लेकिन वो जाने से पहले कह कर गए थे, हम तुम्हारी बेटी को भी वैसे ही नुकसान पहुंचाएंगे जैसे तुमने हमारी बेटी को पहुंचाया। मजीद ये कि उनकी वो बेटी 25 साल की थी और उन जिन्नात का कहना था जब जायशा भी 25 साल की होगी तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा, हम उस पर हावी हो जाएंगे। जिन्नात के डर से हमने आबादी से दूर घर ले लिया था ताकि जिन्नात हमारा पीछा ना कर सके। एक आमिल साहब ने कहा था वो जिन्नात मर चुके हैं, इसलिए आप परेशान ना हो, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। बस उनकी बात से मुझे बहुत हौसला है। लेकिन अब चूंकि इस साल तुम 25 साल की हो जाओगी, इसलिए मुझे डर लगा रहता है। मैं बहुत डर गई हूँ, इसलिए सोच रही हूँ अब से तुम्हारे साथ दुकान पर जाया करूंगी और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मम्मा मुझे सब सच सुनाकर खामोश हो चुकी थी। मेरा दिल किया मम्मा को सच बता दूं कि वो जिन्नात मुझे तंग करना शुरू हो चुके हैं, लेकिन मैं चाहकर भी उन्हें नहीं बता सकती थी। ना बताने की वजह उनका उदास और मुतफक्किर चेहरा था। उनके चेहरे पर बहुत परेशानी थी। मुझे लग रहा था अगर मैंने उन्हें बता दिया वो जिन्नात मुझे तंग करते हैं तो ये सुनकर मम्मा रोने लग जाएंगी। ज्यादा रोने की वजह से उनकी तबीयत भी बिगड़ सकती थी। इसलिए मैंने उन्हें कुछ न बताया और उनसे कहा, मम्मा आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा। आप बस उदास ना हो, सब ठीक रहेगा। कल से आप भी मेरे साथ दुकान पर चली जाइएगा। मम्मा अब खुश हो गई थी। वो कहने लगी, मुझे नींद की गोली दे दो, मेरा सर दर्द है।
यूं मैंने उनको नींद की गोली दे दी। थोड़ी देर में वो सो चुकी थी, जबकि मेरी नींद उड़ गई थी। मैं उस बूढ़ी औरत की बात याद करने लगी। उसने मुझे कहा था, अगर सच्चाई जानना चाहती हो तो लाल हवेली में आ जाना। मैंने वहां जाने का इरादा कर लिया, क्योंकि मैं खुद अब उन जिन्नात से बात करना चाहती थी। मैं 25 साल की होने वाली थी और मैं नहीं चाहती थी वो मुझे और ममा को नुकसान पहुंचाए। इसलिए मैंने हिम्मत करते हुए उस हवेली में जाने का सोचा। मैं चाहती थी सब ठीक हो जाए और मेरा डर खौफ भी दूर हो। मुझे आज अभी और इसी वक्त उस लाल हवेली जाना था, क्योंकि देर करती तो मेरे अंदर का खौफ बढ़ता रहता। इससे पहले कि जन्नात हमें कोई ज़बरदस्त नुकसान देते या मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचाते, मेरा आज ही उनसे दो टोक बात करना ज़रूरी था। मैं उठी और आहिस्तगी से अपना पर्स उठाया और दुपट्टा कंधे पर फैलाकर कमरे से निकल आई। बालों की मैंने चुटिया बना रखी थी। मैं शोर किए बना खामोशी से घर से निकली। मैं दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ती जा रही थी। उस वक्त 12 बज रहे थे। मुझे लाल हवेली का रास्ता ठीक से याद नहीं था, लेकिन मुझे हर हाल में वो हवेली ढूंढनी थी। मैं पहले अपनी दुकान के पास पहुंची और फिर उसके मुखालिफ रास्ते चल पड़ी। पहले तो मैंने गलत रास्ते का चुनाव कर लिया था, लेकिन फिर दूसरी बार मैं बिल्कुल ठीक रास्ते पर आ गई। दूर से मुझे वो हवेली नजर आई, जो बड़ी ही दहशत से खड़ी थी। मेरी टांगें कांपने लगीं। मैंने खुद को हौसला दिया कि मैं बहादुर हूं और मुझे डरना नहीं है। अल्लाह मेरे साथ है। हिम्मत करके उस हवेली के करीब पहुंच गई। उसकी 10 बड़ी बड़ी सीढ़ियां थीं। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा भी बहुत बड़ा था। मैंने 2 बार दस्तक दी, लेकिन दरवाज़ा खोला न गया। मैंने बुलंद आवाज में कहा, मैं जायशा हूँ, मेहरबानी फरमा कर दरवाज़ा खोल दें, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से इतनी तेज और चमकदार रोशनी का इखराज हुआ कि मेरी आंखें चुंधिया गईं। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मद्दम हो गई। मैं अंदर दाखिल हुई तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि बाहर तो इतना अंधेरा था, लेकिन हवेली में दिन चढ़ा हुआ था। तख्त पर वो बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत बैठे हुए थे। यह हवेली अंदर से इतनी नई और खूबसूरत होगी मैंने सोचा न था। पूरी हवेली उजाले में डूबी हुई थी। खूबसूरत कनीजें तख्त के पास खड़ी थीं। 2 कनीजों के पास मोर के बड़े बड़े पर थे, जिससे वो उन दोनों जिन्नात को हवा दे रही थी। मुझे देखकर वो बूढ़ी औरत यानी जिनजादी कहने लगी, खुशामदीद, आओ जायशा, बैठो यहाँ। उसने मुझे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया। मैं डरते डरते बैठ गई। फिर उन्होंने अपनी कनीजों को हुक्म दिया कि मेरे लिए खाना पेश किया जाए। उन्होंने फौरी खाना लगा दिया। खाने की खुशबू इतनी अच्छी थी कि मेरी भूख जाग उठी। उस औरत ने मुझे खाना खाने का कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं दिल में सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इस खाने में जहर हो और ये खाना खाते ही मैं मर जाऊं और जिन्नात का बदला पूरा हो जाए। वो जिनजादी तख्त से उतर आई और मेरे सामने सोफे पर बैठ गई और खाना शुरू कर दिया और कहने लगी, डरो मत, इसमें जहर नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई। उसने मेरा दिमाग पढ़ लिया था। खैर, मैंने खाना खाना शुरू किया। उस जिनजादी की आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब हमने खाना ख़त्म कर लिया तो वो कहने लगी, बताओ जायशा, यहाँ तुम्हारा कैसे आना हुआ? उसने पूछा तो मैंने उससे इल्तिजा की कि मैं जान गई हूँ 19 साल पहले क्या हुआ था। आपकी बेटी इस दुनिया से चली गई। मुझे अफसोस है, लेकिन यकीन करें मेरे पापा की नीयत बुरी नहीं थी। वो संगदिल नहीं थे। जब उनकी डेथ हुई मैं 20 साल की थी। वो हमेशा बेज़बान जानवरों का ख्याल रखते थे। उस दिन जब आपकी बेटी बिल्ली के रूप में आकर मुझ पर हमला करने लगी तो मेरे अब्बू डर गए और उन्होंने बस उस बिल्ली को मुझसे दूर करना चाहा था, लेकिन अनजाने में वो औजार से टकरा गई, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। मैं चाहती हूँ, अगर आपको लगता है आपकी बेटी की मौत के पीछे हम सबका हाथ है तो मुझे और ममा को माफ़ कर दें। हम माफ़ी मांगते हैं। हमारे पास अब मर्द का सहारा नहीं है। मैं नहीं चाहती मैं और ममा एक दूसरे को खो दें। एक दूसरे के सिवा हमारे पास कोई नहीं, कोई सहारा नहीं। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। ये सब कहते हुए मैं रो पड़ी थी। मुझे अब्बू की याद आ गई थी। सब जिन्नात खामोशी से मुझे देख रहे थे। वो जिनजादी उठकर मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, हम जिन्नात आग के शोलों से बने हैं।
इसलिए गुस्से में आग के शोले की मानंद ही तेज हैं और जल्दी भड़क उठते हैं। हम समझते रहे थे कि मेरी बेटी आफिया की मौत की जिम्मेदार तुम्हारे घर वाले हैं, इसलिए मैंने और मेरे जिनजादे शौहर ने तुम्हारे घर वालों को परेशान किया। लेकिन बहुत देर से हमें एहसास हुआ गलती किसी की नहीं थी, गलती मेरी बेटी की थी। वो गुस्से की बहुत तेज थी और सरफिरी भी थी। उसे इंसान पसंद नहीं थे, इसलिए वो इंसानों को परेशान करती थी। इस हकीकत के बारे में हमें आफिया की जिनजादी दोस्त शाजी ने बताया। शाजी उस वक्त वहीं मौजूद थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि गलती आफिया की थी। उससे सच्चाई मालूम हुई तो हम बहुत अफसरदा हुए। दरअसल शाजी आफिया को मौत के मुंह में जाता देखकर डर गई थी और उस डर से उसकी हालत बिगड़ गई। काफी अरसा वो कोमा में रही और फिर जब होश आया तो उसने हमें हकीकत बताई। हमें बहुत शर्मिंदगी हुई और हमने सोचा तुम्हारे घर वालों से माफी मांगेंगे। यूं हमने तुम्हें देखा, मुझे तुम अच्छी न लगी, क्योंकि तुम एक मुसलमान हो और मुसलमान लड़कियां बेपर्दगी का रास्ता इख्तियार नहीं करती, लेकिन तुमने किया। हमें लगा था कि तुम शायद जिन्नात के डर से पर्दा करना शुरू कर दोगी और नेक मुसलमान बन जाओगी, लेकिन तुम न बनी। इसलिए मैंने तुम्हें उस हवेली में आने का कहा ताकि तुम्हें सच्चाई बता सकूं। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि तुम अब हमें अपना दोस्त समझो। वो जिनजादी अब खामोश हो गई थी, जबकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था जिन्नात इतने अच्छे भी होते हैं। वो कहने लगी, बेटा जायशा, तुम हमारी बेटियों की तरह हो। आज रात तुम हमारे पास रह लो, हमें अच्छा लगेगा। मैंने उनका खुलूस देखकर एजाब में सर हिला दिया। हम सारी रात बातें करते रहे। मैंने एक रात जिन्नात के घर गुजारी थी। वो जिनजादी कभी मुझे अपना महल दिखाती तो कभी कुछ दिखाती। उसने मुझे अगले दिन ढेर सारा सोना चांदी देकर रुखसत किया। मजीद वो कह रही थी कल रात हमारे घर आएंगी और ममा से भी माफ़ी मांगेंगी। मैंने उनके इंतज़ार में अगले दिन दुकान से छुट्टी कर ली। वो सब रात को घर आए थे। उन सब ने ममा से माफ़ी मांगी। ममा खुश थी और उनकी सारी फिक्र जाती रही। मुझ पर उस जिनजादी की बातों का ये असर हुआ था कि मैंने पर्दा करना शुरू कर दिया था। मैं नमाजें पढ़ना शुरू हो गई थी, मुनासिब लिबास पहनती थी, नकाब करती थी और अबाया पहनती थी। मजीद ये कि दुकान पर मैंने जा नमाज और कुरान रख लिया था, जहां मैं नमाज पढ़ लेती थी और मुझे देखकर फायजा और सारा भी पढ़ने लगी थी। हमें जानवर पर कभी तशद्दुद नहीं करना चाहिए, ना उन्हें तंग करना चाहिए। मैं इस बात का शुक्र अदा करती थी कि मेरे अब्बू ने जिनजादी के रूप में उस बिल्ली को नहीं मारा था, लेकिन अगर वो उसे मार डालते तो आज हम सब उन जिन्नात के अताब का शिकार हो जाते। अल्लाह के फजलो करम के बाद हम अब्बू की रहमदिली की वजह से बच गए थे। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।